आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के सुभद्रा नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। लेखिका परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ और देहावसान 11 सितंबर 1987 को हुआ। महादेवी की मूल पहचान एक छायावादी कवयित्री के रूप में है, किंतु उनका गद्य साहित्य भी लोकप्रियता की बुलंदियों को छूता है। आपने विरह वेदना के गीतों के कारण महादेवी आधुनिक मीरा के रूप में जानी जाती हैं। गद्य के क्षेत्र में संस्मरण और रेखा चित्र लिखने में इन्हें लोकप्रियता मिली। इन्होंने अपने संस्मरणों में अपने आसपास के साधारण से पात्रों को भी अमर बनाकर अपनी ममता का परिचय दिया है। इस श्रेणी में घीसा, रामा, लक्ष्मा, भक्तिन जैसे अनेक पात्र हैं। इसके साथ ही महादेवी ने अपने समकालीन साहित्यकारों पर भी संस्मरण लिखे हैं। इनका रचना संसार व्यापक है। गद्य एवं पद्य दोनों में अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। प्रमुख रचनाएं हैं काव्य, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यागी, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। गद्य हैं रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, पद के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण, निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, ललित निबंध, क्षणदा, कहानियाँ, गिल्लू, चुनी हुई भाषणों का संकलन संभाषण के रूप में। महादेवी को साहित्य सृजन के लिए ज्ञानपीठ एवं पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। पाठ परिचय। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी वर्मा ने प्रसिद्ध कवयित्री और अपनी बाल सखी सुभद्रा कुमारी चौहान के संदर्भ में अपने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत स्मृतियों को प्रस्तुत किया है। इन स्मृतियों में सुभद्रा कुमारी चौहान के पारिवारिक जीवन से लेकर साहित्यिक जीवन के सभी पक्षों को उभारा है। पाठ में सुभद्रा जी के अविस्मरणीय, यानी कि जो कभी भुलाया ना जा सके, योगदान का पक्ष भी विशेष रूप से उभरा है। हमारे शैशवकालीन अतीत और प्रत्यक्ष वर्तमान के बीच में समय प्रवाह का पाठ ज्यों-ज्यों चौड़ा होता जाता है, त्यों-त्यों हमारी स्मृति में अनजाने ही एक परिवर्तन लक्षित होने लगता है। यानी कि हमारे बचपन का जो अतीत है और जो वर्तमान अभी हमारे सामने है, इसमें जो समय का प्रवाह है, यानी समय रूपी जो नदी है, उसका जो पाठ है, यानी जैसे नदी बहुत चौड़ी होकर बहती बारिश में, इसी तरह से ज्यों-ज्यों समय गुजरता जाता है, वैसे वैसे हमारी जो स्मृतियां हैं उसमें एक अलग ही परिवर्तन है, वो दिखाई देने लगता है। शैशव की चित्रशाला, यानी बचपन की जो चित्रशाला है, जहाँ पर चित्र लगाए जाते हैं, कि जिन चित्रों से हमारा रागात्मक यानी प्रेम का संबंध गहरा होता है, उनकी रेखाएं और रंग इतने स्पष्ट और चटकीले होते चलते हैं कि हम वार्धक्य की धुंधली आंखों से भी उन्हें प्रत्यक्ष देखते रह सकते हैं। यानी बचपन की यादें ऐसी यादें होती हैं, और अगर वो यादें हमारे मन से जुड़ी हुई हों तो वो यादें ऐसी होती हैं कि हम बूढ़ी आंखों से भी उनको बहुत अच्छे से साफ स्पष्ट देख सकते हैं। पर जिनसे ऐसा संबंध नहीं होता, वे फीके होते होते इस प्रकार स्मृति से धुल जाते हैं कि दूसरों के स्मरण दिलाने पर भी उनका स्मरण कठिन हो जाता है। मेरे अतीत की चित्रशाला में बहन सुभद्रा से मेरे सख है, यानी सखीपन यानी मित्रता का चित्र पहली कोटि में रखा जा सकता है, क्योंकि इतने वर्षों के उपरांत भी उसकी सब रंग रेखाएं अपनी सजीवता में स्पष्ट हैं। एक 7वीं कक्षा की विद्यार्थिनी एक 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनी से प्रश्न करती है, क्या तुम कविता लिखती हो? दूसरी ने सिर हिलाकर ऐसी अस्वीकृति दी जिसमें हाँ और नहीं तरल होकर एक हो गए थे। यानी कि उन्होंने हाँ भी कहा और ना भी कहा। प्रश्न करने वाली ने इस स्वीकृति अस्वीकृति की संधि से खींचकर कहा, तुम्हारी क्लास की लड़कियां तो कहती हैं तुम गणित की कॉपी तक में कविता लिखती हो, दिखाओ अपनी कॉपी। और उत्तर की प्रतीक्षा में समय नष्ट न कर वह कविता लिखने की अपराधिनी को हाथ पकड़कर खींचती हुई उसके कमरे में डेस्क के पास ले गई। नित्य व्यवहार में आने वाली गणित की कॉपी को छिपाना संभव नहीं था, अतः उसके साथ अंकों के बीच में अनधिकार सुकड़ कर बैठी हुई तुकबंदियां अनायास पकड़ में आ गईं। यानी गणित की कॉपी में उन्होंने कविताएं लिख रखी थी, और वो कविताएं जो उसके गणित के अंग हैं उनमें से निकल करके अचानक ही उनकी पकड़ में आ गईं। इतना दंड ही पर्याप्त था, पर इससे संतुष्ट न होकर अपराध की अन्वेषिका, यानी अपराध को खोज करने वाली जो 7वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी, उसने एक हाथ में चित्र विचित्र कॉपी थामी और दूसरे में अभियुक्ता की उंगलियां कसकर पकड़ी, और वह हर कमरे में जाकर इस अपराध की सार्वजनिक घोषणा करने लगी। यानी हर कक्षा में जाकर के
वह उसकी अपराध को या उसकी कविता लिखने की जो बात है उसको बताने लगी। उस युग में कविता रचना अपराधों की सूची में थी। कोई तुक जोड़ता है, यह सुनकर ही सुनने वाले के मुख की रेखाएं इस प्रकार वक्र कुंचित हो जाती थी मानो उन्हें कोई कटु तिक्त पेय पीना पड़ा हो। यानी कि अगर किसी को पता चल जाए कि ये व्यक्ति कविता करता है तो उसको देख कर के मुखाकृति ऐसी विकृत की जाती थी, ऐसी वक्र कुंचित यानी टेढ़ी और कुंचित टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी, और ऐसा लगता था मानो कि उन्हें कोई ऐसा कड़वा पदार्थ पीने को दिया हो जो कि वो उनके लिए पीना संभव ना हो। ऐसी स्थिति में गणित जैसे गंभीर महत्वपूर्ण विषय के लिए निश्चित पृष्ठों पर तुक जोड़ना अक्षम्य अपराध था, यानी ऐसा अपराध जिसमें क्षमा नहीं मिल सकती। इससे बढ़कर कागज का दुरुपयोग और विषय का निरादर हो ही क्या सकता था। फिर जिस विद्यार्थी की बुद्धि अंकों के बीहड़ वन में पक पक उलझती है, उससे तो गुरु यही आशा रखता है कि वह हर सांस को अंक जोड़ने घटाने की क्रिया बना रहा होगा। यानी कि जिस विद्यार्थी की बुद्धि है वह अंकों के जो अंक क्या है, गणित क्या है, एक बीहड़ वन के समान है, उसमें बार बार उलझ जाती है, यानी कोई भी सवाल है वो लेखिका ढंग से नहीं कर पाती है। इस कारण से उनके गुरु को उनसे ये अपेक्षा है कि वे हर समय हर श्वास प्रश्वास के साथ में और गणित के ऊपर ही ध्यान दें। यदि वह सारी धरती को कागज बनाकर प्रश्नों को हल करने के प्रयास से नहीं बढ़ सकता तो उसे कम से कम 150 पृष्ठ सही न सही तो गलत प्रश्न उत्तरों से भर लेना चाहिए। यानी इतने गणित करनी चाहिए कि कम से कम 50-100 पृष्ठ हैं वो तो भर ही जाएं, चाहे वो पूरे उत्तर सही हों या नहीं हों। तब उसकी भ्रांत बुद्धि को प्रकृति दत्त मानकर उसे क्षमा दान का पात्र समझा जा सकता है। तब उसकी जो भ्रमित बुद्धि है उसको कि तो प्रकृति ने ऐसा बनाया, इस गणित इसकी समझ में नहीं आ सकती, ऐसा जब हो जाए तब उस व्यक्ति को क्षमा किया जा सकता है। लेकिन लेखिका तो गणित जैसे विषय में कविताओं की तुकबंदियां उतार रही हैं तो उनका अपराध तो क्षमा के योग्य कतई नहीं है। पर जो तुकबंदी जैसे कार्य से बुद्धि की धार गौठिल कर रहा हो, यानी कि धार को घोंटा कर रहा है, वह तो पूरी शक्ति से दुर्बल होने की मूर्खता करता है। तो उसके लिए न सहानुभूति का प्रश्न उठता है न क्षमा का। मैंने होंठ भींचकर ना रोने का जो निश्चय किया वह ना टूटा तो ना टूटा। अंत में मुझे शक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण देख सुभद्रा जी ने उत्फुल्ल भाव से कहा, अच्छा तो लिखती हो, भला सवाल हल करने में 1 2 3 जोड़ लेना कोई बड़ा काम है। मेरी चोट अभी दुख रही थी, परंतु उनकी सहानुभूति और आत्मीय भाव का परिचय पाकर आंखें सजल हो आईं। यानी कि जब हमें कोई कष्ट दिया जाता है, कोई पीड़ा दी जाती है, तो हम इतने अधिक द्रवित नहीं होते जितना कि कोई हमारे साथ हमारे दुख के क्षणों में हमें सहानुभूति दिखाता है तो हमारी आंखें वह सहसा छलक उठती हैं। वही लेखिका के साथ हुआ है, महादेवी वर्मा के साथ हुआ है। तुमने सबसे क्यों बताया का साहस उत्तर मिला। साहस मतलब हंसी के साथ उत्तर मिला। हमें भी तो यह सहना पड़ा है, यानी उनके साथ भी किसी उनके जो वरिष्ठ साथी है उन्होंने ऐसा किया होगा। अच्छा हुआ अब 2 साथी हो गए। बहन सुभद्रा का चित्र बनाना कुछ सहज नहीं है, क्योंकि चित्र की साधारण जान पड़ने वाली प्रत्येक रेखा के लिए उनकी भावना की दीप्ति संचारणी दीप शिखा बनकर उसे असाधारण कर देती है। यानी कि संचारणी दीप शिखा, यानी दीपक की जो शिखा होती है वह पल पल जैसे संचार करती है, इसी तरह से उनकी जो कल्पना बुद्धि है वह भी संचार करते हुए चित्रों को उकेरती है। एक एक करके देखने से कुछ भी विशेष नहीं कहा जाएगा, परंतु सबकी समग्रता में जो उद्भासित होता था उसे दृष्टि से अधिक हृदय ग्रहण करता था। मझोले का तथा उस समय की कृष्ण देह यष्टि में ऐसा कुछ उग्र या रौद्र नहीं था जिसकी हम वीर गीतों की कवियत्री में कल्पना करते हैं। यानी कि उनका जो कद काठी है वो ऐसी नहीं थी कि लगे कि हाँ ये वीर रस की कवियत्री होगी। कुछ गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रुकुटियाँ, बड़ी और भाव स्नात आँखें, भाव स्नात यानी भावों में स्नान करने वाली आँखें, छोटी सुडौल नासिका, हंसी को जमा कर गढ़े हुए होठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल कोमल उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देते थे। पर उस व्यक्तित्व के भीतर जो बिजली का छंद था उसका पता तो तब मिलता था जब उनके और उनके निश्चित
लक्ष्य के भीतर में कोई बाधा आ उपस्थित होती थी। यानी कि वो वीरता से युक्त हैं इसका पता हमें तब लगा था जब उनकी जो सीमा रेखा उन्होंने खींच रखी थी उसमें कोई बाधा उपस्थित हो जाती, तब वो अपनी वीरता का प्रदर्शन है वो किया करती थी। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना कहने वाली की हंसी निश्चय ही असाधारण थी। माता की गोद में दूध पीता बालक जब अचानक हंस पड़ता है तब उसकी दूध से धुली हंसी में जैसी निश्चिंत तृप्ति और सरल विश्वास रहता है, बहुत कुछ वैसा ही भाव सुभद्रा जी की हंसी में मिलता था। वह संक्रामक भी कम नहीं थी, क्योंकि दूसरे भी उनके सामने बात करने से अधिक हंसने को महत्व देने लगते थे। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान है वो बहुत अधिक हंसमुख स्वभाव की थी, और उनके इस स्वभाव के कारण जो सामने वाला व्यक्ति था वह भी उनकी हंसी में शामिल हो जाया करता था। धन्यवाद।